नमस्कार। आज हम डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति कार्यकाल और उसके असर को समझने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे पास जो स्रोत हैं उनके जरिए। जी। ये दस्तावेज दिखाते हैं कि ये अमेरिकी इतिहास का एक बहुत ही अहम और काफी ध्रुवीकरण करने वाला दौर था। तो चलिए इन स्रोतों की मदद से उनकी कुछ क्या कहते हैं उपलब्धियों, विवादों और राजनीति पर पड़े गहरे असर को थोड़ा टटोलते हैं। बिल्कुल। और ये भी दिलचस्प है कि वो ग्रोवर क्लीवलैंड के बाद दूसरे ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने लगातार 2 कार्यकाल पूरे नहीं किए। अच्छा। और साथ ही राष्ट्रपति पद संभालने वाले पहले सजायाफ्ता अपराधी भी। हाँ, ये बात भी है। तो इन स्रोतों के आधार पर हमारा मकसद उनके कार्यकाल के अलग अलग पहलुओं, मतलब सकारात्मक दावे, गहरे विवाद और संस्थाओं पर असर की एक संतुलित तस्वीर पेश करना है, जैसा इन दस्तावेजों में दर्ज है। अच्छा, तो शुरुआत उनके कार्यकाल के उन पहलुओं से करते हैं जिन्हें अक्सर सकारात्मक बताया जाता है। स्रोतों के मुताबिक उनके पहले दौर में अर्थव्यवस्था ने काफी रफ्तार पकड़ी थी। हाँ। जैसे कि करीब 70 लाख नई नौकरियां पैदा हुई। हाँ, ये आंकड़े दिए जाते हैं। और बेरोजगारी दर भी वो 3.5% तक गिर गई थी। 3.5%? ये तो काफी कम है। जी, जो पिछले 50 सालों में सबसे कम थी। इसका मतलब था कि नौकरी ढूंढने वालों के लिए बाजार काफी अच्छा था एक तरह से। साथ ही मध्यम वर्ग की आय में भी औसतन $6,000 की बढ़ोतरी दर्ज की गई। अच्छा। इन स्रोतों में अफ्रीकी अमेरिकियों और हिस्पैनिक अमेरिकियों के बीच गरीबी में ऐतिहासिक कमी का भी जिक्र है। ओके। और अर्थव्यवस्था के अलावा न्यायपालिका पर भी उनका बड़ा प्रभाव रहा, है ना? हाँ, बहुत बड़ा। 3 सुप्रीम कोर्ट जजों की नियुक्ति, नील गोरसच, ब्रेट केवानाउग और एमी कोनी बैरेट। सही कहा। इन नियुक्तियों ने सुप्रीम कोर्ट में 6-3 का रूढ़िवादी बहुमत बना दिया। 6-3 का? हाँ, जिसका असर आने वाले कई दशकों तक अमेरिकी कानूनों और समाज पर दिख सकता है। बिल्कुल। इसके अलावा करीब 234 और जजों की नियुक्ति संघीय अदालतों में हुई। जी। ये न्यायिक नियुक्तियां उनके समर्थकों के लिए एक बड़ा मुद्दा थी, जैसा कि स्रोत बताते हैं। विदेश नीति की बात करें तो अब्राहम समझौते काफी चर्चा में रहे। ये समझौते क्या थे और क्यों महत्वपूर्ण माने जाते हैं? देखिए, अब्राहम समझौते असल में इजराइल और कुछ अरब देशों जैसे यूएई, बहरीन, मोरक्को और सूडान, इनके बीच संबंधों को सामान्य बनाने की एक पहल थी। अच्छा, सामान्य बनाने की। हाँ, इसे मध्य पूर्व में शांति की दिशा में एक बड़ा कदम माना गया। ओके। साथ ही स्रोतों में नाटो सहयोगियों पर रक्षा खर्च बढ़ाने के लिए डाले गए दबाव का भी जिक्र है। हाँ, वो भी था। उनसे अपनी जीडीपी का कम से कम 2% रक्षा पर खर्च करने को कहा गया। तो ये तो हुई कुछ प्रमुख उपलब्धियां या कहें कि सकारात्मक दावे। हाँ। लेकिन जैसा आपने शुरू में कहा, उनका कार्यकाल विवादों से भी भरा रहा। हाँ, और सीमा पर जीरो टॉलरेंस नीति काफी सुर्खियों में थी। हाँ, और ये बेहद विवादास्पद रही। बिल्कुल। इस नीति का लक्ष्य था सीमा पार करने वाले हर वयस्क पर मुकदमा चलाना। हर एक पर? हाँ, जिसके नतीजे में 5,500 से ज्यादा बच्चों को उनके परिवारों से अलग कर दिया गया। 5,500? ये तो बहुत बड़ा नंबर है। ये आंकड़े वाकई परेशान करने वाले हैं। स्रोत ये भी बताते हैं कि दिसंबर 2024 तक भी करीब 1,360 बच्चे अपने माता पिता से दोबारा नहीं मिल पाए थे। ओह। इसका मानवीय पहलू बहुत गहरा है। बिल्कुल। और यात्रा प्रतिबंधों का भी काफी विरोध हुआ था, है ना, जो खासकर मुस्लिम बहुल देशों से आने वालों पर केंद्रित थे। बिल्कुल। इन प्रतिबंधों की वजह से 40,000 से ज्यादा वीजा आवेदन खारिज हुए। 40,000? और अमेरिका आने वाले मुस्लिम शरणार्थियों की संख्या में आप देखिए 94% की भारी गिरावट आई। 94%? हाँ, कई मानवाधिकार समूहों ने इसे भेदभावपूर्ण कहा और इसकी तीखी आलोचना की। ये नीतियां दिखाती हैं कि कैसे वो सुरक्षा और मानवाधिकारों के बीच संतुलन का सवाल बार बार उठता रहा। पर्यावरण के मोर्चे पर भी बड़े कदम उठाए गए, जैसे पेरिस जलवायु समझौते से हटना। हाँ, और अमेरिका ऐसा करने वाला अकेला देश बन गया। पेरिस समझौता, जो वैश्विक तापमान वृद्धि को रोकने का एक अंतर्राष्ट्रीय प्रयास है, हाँ। उससे 2 बार हटने का फैसला लिया गया। साथ ही देश के अंदर 100 से ज्यादा पर्यावरण नियमों को या तो कमजोर किया गया या वापस ले लिया गया। 100 से ज्यादा नियम? जी, ये तब और भी मायने रखता है जब 2024 को रिकॉर्ड का सबसे गर्म साल घोषित किया गया था। व्यापार युद्धों का भी जिक्र है स्रोतों में। उनका क्या असर पड़ा? अनुमान बताते हैं कि चीन और अन्य देशों के साथ शुरू किए गए व्यापार युद्धों से अमेरिकी जीडीपी को लगभग 0.6% और औसत मजदूरी को 0.5% तक का नुकसान हो सकता है। अच्छा, तो नुकसान हुआ? हाँ,
ये दिखाता है कि ऐसी नीतियों के अनपेक्षित आर्थिक परिणाम भी हो सकते हैं। और शायद सबसे ज्यादा बहस उनके कार्यकाल के दौरान लोकतांत्रिक संस्थाओं और मानदंडों पर पड़े असर को लेकर हुई। निश्चित रूप से वो 2020 के चुनाव नतीजों को मानने से इनकार करना, हाँ, वो एक बड़ा मुद्दा था। और चुनावी धोखाधड़ी के लगातार झूठे दावे करना, जिसकी परिणति 6 जनवरी 2021 को कैपिटल हिल पर हुए हमले में हुई, जिसमें 5 लोगों की मौत हुई। ये घटनाएं अभूतपूर्व थीं। इसी वजह से उन पर दूसरी बार महाभियोग भी चलाया गया। इसके अलावा प्रेस को लेकर उनका रवैया और वो हितों के टकराव के मामले भी सामने आए। हाँ, प्रेस पर लगातार हमले, उन्हें जनता का दुश्मन कहना और एक निगरानी समूह द्वारा दर्ज किए गए हितों के टकराव के 3700 से ज्यादा मामले, ये सब मिलकर अमेरिकी शासन प्रणाली और संस्थानों के स्वास्थ्य पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। हाँ, 3700 मामले। जी, राजनीतिक ध्रुवीकरण भी इस दौरान काफी बढ़ा, जैसा कि स्रोत बताते हैं। तो इन सभी स्रोतों को देखने के बाद एक बात तो साफ है, डोनाल्ड ट्रंप की विरासत वाकई बहुत जटिल है। एक तरफ आर्थिक वृद्धि के दावे, रूढ़िवादी जजों की नियुक्ति और कुछ विदेश नीति की सफलताएं हैं, तो दूसरी तरफ समाज को बांटने वाली नीतियां, संस्थाओं को पहुंची चोट और लोकतांत्रिक परंपराओं पर सवालिया निशान है। सही। उनका असर बहुत गहरा रहा है और उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी और अमेरिकी राजनीति की दिशा मौलिक रूप से बदल दी है। स्रोतों के मुताबिक उन्हें सिर्फ अच्छा या बुरा कहना शायद सही नहीं होगा। ये उपलब्धियों और गहरे विवादों का एक पेचीदा मिश्रण है। बिल्कुल। और शायद सोचने वाली बात यह है कि ये स्रोत हमें दिखाते हैं कि कैसे एक नेता के काम और बातें समाज पर कितना गहरा असर डाल सकती हैं। हाँ, बिल्कुल। भविष्य में अमेरिकी लोकतंत्र के सामने एक बड़ी चुनौती होगी। बदलाव की चाहत और लोकतांत्रिक संस्थाओं और नियमों की रक्षा के बीच वो तालमेल कैसे बिठाया जाए।